हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लीजिए विद्यार्थियों, एक बार आज पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई क्लास लेकर। और नई क्लास है हमारी अध्याय 3, जिसमें हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु, यानी परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हम पदार्थ क्या है, पदार्थ के क्या गुण होते हैं, पदार्थों को कैसे परिभाषित किया गया, उस सारी चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम संपूर्ण जो NCERT की जो बुक है उसका सॉल्यूशन यानी उसका पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं आपको PPT के माध्यम से। यानी आपको एक एक लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके इस चीज़ को बताया जाएगा कि आपकी पुस्तक में जो आपके चैप्टर हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ अध्ययन किया गया है। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो परमाणु और अणु की जो संरचना है, इस परमाणु और अणु की संरचना के अंदर हम आज परमाणु क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ परमाणु जो है वो पदार्थ के अंदर क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें एटम क्या होता है, यानी परमाणु क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, एटम यानी परमाणु एक किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है। यानी सबसे पहले इस परमाणु को बताने वाले या परमाणु को विचार में लाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो तो महर्षि कणाद। कौन थे विद्यार्थियों? महर्षि कणाद। इस महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस परमाणु को देखा। जैसे मान चलो ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में न जाने बहुत सारे छोटे छोटे ये क्या हैं, कण हैं। इन छोटे छोटे कणों से ये मिलकर बना हुआ है। यदि इस पदार्थ को हम विभाजित करते चले जाएं, यानी इसको क्या करते जाएं, तोड़ते चले जाएं, तो अंत में एक ऐसा कण बचेगा जिस कण को हम और विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे इस अविभाज्य कण को ही क्या कहा? परमाणु कहा। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया और अलग अलग मत प्रस्तुत करके ही ये बताया कि परमाणु क्या होता है। तो देखो विद्यार्थियों कि किस किस वैज्ञानिक ने क्या बताया। तो सबसे पहले हम बात करें लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व। कब? 500 ईसा पूर्व, यानी लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व की बात है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, कौन? भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य मीन्स क्या होता है विद्यार्थियों? द्रव एक तो होता है द्रव मीन्स होता है लिक्विड, यानी तरल पदार्थ। ये तो क्या होता है? तरलो पदार्थ। क्लियर। जबकि एक होता है द्रव्य। एक क्या होता है? द्रव्य मीन्स होता है मैटर मीन्स पदार्थ। द्रव्य मीन्स क्या होता है? पदार्थ। क्लियर। तो किसकी बात कर रहा है ये? द्रव्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? द्रव्य की। आ रहा है ना समझ में? अब आगे हम बात करें तो ये जो महर्षि कणाद है, ये महर्षि कणाद क्या कहना चाह रहा है? यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटा कण प्राप्त हो जाएगा। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सके, यानी प्राप्त जो कण है उसको और हम भागों में नहीं विभाजित कर सके। तो ऐसे सूक्ष्म कण को उसने क्या कहा विद्यार्थियों? ऐसे सूक्ष्म कण को और विभाजित नहीं कर सकते हैं, उन अविभाज्य कण को क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा विद्यार्थियों? परमाणु। क्लियर। इसके बाद में एक अन्य और वैज्ञानिक था, एक अन्य जो भी भारतीय दार्शनिक ही था, और वो भारतीय दार्शनिक कौन था? हाँ, पकुधा कात्यायन। क्या था? पकुधा कात्यायन। और पकुधा कात्यायन ने इसके समर्थन में अपना भी विचार प्रस्तुत किया और अपना विचार प्रस्तुत करके इसने बताया कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। द्रव्य मीन्स पदार्थों की क्या करते हैं? भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। आया समझ में? देखो विद्यार्थियों, मैं आपको जो कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ वो ऐसा कंटेंट है कि आप इसको किसी न किसी प्रकार से अपने दिमाग में बैठाओगे तो आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। क्लियर। आगे हम बात करें, इसके बाद में एक अन्य और वैज्ञानिक था और वो था लगभग इसी कार्यकाल की हम बात करें तो वो था लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और एक था लियोपियस ने भी सुझाव दिया
और बताया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। सभी सुविचार दार्शनिकों के विचार पर आधारित थे, यानी ये लगभग 18वीं शताब्दी तक इसके बारे में कोई प्रयोगात्मक कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यानी इन्होंने केवल ये अपने विचार प्रस्तुत किए और विचार प्रस्तुत करने के बाद में इसके वैज्ञानिक तथ्यों पर भी कुछ समझने की कोशिश की और समझने की कोशिश करने के बाद में इसके बाद में 2 नियम प्रस्तुत हुए। क्या हुए? 2 नियम। और पहला नियम था रासायनिक संयोजन का नियम और दूसरा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान, अब इसमें ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों बात करेंगे कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने क्या किया, इसको प्रतिपादित किया। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाम से स्पष्ट है। द्रव्यमान का मतलब हमेशा द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षण रहता है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के होने से पहले तत्व या यौगिकों का जो द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो अभिकारक उत्पाद जो प्राप्त हुए हैं, उनमें पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा विद्यार्थियों? संरक्षित रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम बात यहाँ पर आती है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये परिभाषित कैसे हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही क्या उसका विनाश होता है। अर्थात वह हमेशा और हमेशा क्या रहेगा विद्यार्थियों? संरक्षित रहेगा। कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। आया समझ में? यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये हुआ कि जैसे ये रिएक्टेंट है, अभिक्रिया हुई और प्रोडक्ट बना, तो यहाँ जितने हमने रिएक्टेंट लिए उतने ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी अभिकारक में जो द्रव्यमान है उत्पाद में भी उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा या द्रव्यमान है, तो वो क्या किस नियम को पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। आगे समझ में? दूसरे नियम की हम बात करें और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम विद्यार्थियों? स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या है स्थिर अनुपात का नियम? तो देखिए विद्यार्थियों, जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, हम ये जानते ही हैं कि जो कोई भी पदार्थ है, तत्व है, यौगिक है, वो किससे बना है? परमाणु से बना है। क्यों? क्योंकि परमाणु जब इतना सूक्ष्म है जिसको हम नगण्य आँखों से नहीं देख सकते, तो फिर इसके बारे में विचार ही क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु है वो परमाणु क्या है? पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पदार्थ का। आई समझ में? तो चलो आगे हम बात करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार हम ये बात करें कि तत्व का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तत्व का अनुपात हमेशा, कोई भी यौगिक है या तत्व है उसका अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। यानी एक बार पुनः देखें स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार कोई भी तत्व या यौगिक में भाग लेने वाले जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उनका अनुपात हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। वो चाहे वो किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें जैसे H2O, ये क्या है? जल।
क्या है विद्यार्थियों, जल। अब हम जल की बात करें तो जल में क्या है, दो तत्व, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन जल के अंदर, जल आप चाहे किसी भी स्रोत से लें, नदी से लें, तालाब से लें, झील से लें, कहीं से भी लें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा क्या आएगा, स्थिर आएगा। वो क्या आएगा, हमेशा स्थिर आएगा। कैसे आएगा, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। और वो कितना होगा, तो जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों, बताओ, चलो कौन कौन बताएगा। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। चलो बताओ। चलो मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है विद्यार्थियों, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है विद्यार्थियों, 16। आया समझ में। अब ये जब इनके द्रव्यमान संख्या हमें पता लग गई कि ये द्रव्यमान संख्या ये है, तो फिर अब इनमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है, जब एक है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 हो जाएगा। अनुपात लगा दीजिए। और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 का कितना होगा, 16। अब सरल अनुपात में निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से इसको कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 अंठे 16। तो कितना आया विद्यार्थियों अनुपात, 1:8। कितना आया विद्यार्थियों, 1:8। आगे समझें। तो आप कहीं से भी जल को लें तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया भी गया है कि जल एक क्या यौगिक है, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का सदैव अनुपात 1:8, चाहे जल स्रोत कोई सा भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अमोनिया का उदाहरण ले लें। इसी प्रकार हम अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। तो NH3 का भी अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है, और वो कितना होता है, 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों नियम हैं, इन दोनों नियम इम्पोर्टेंट है, एक तो स्थिर अनुपात का नियम और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो देखो इसके बाद में हम बात करेंगे कि उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्लियर। इसके बाद में वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रासायनिक डॉक्टर जॉन डाल्टन कौन थे, अगले वैज्ञानिक तो कौन थे, जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता पर विचार प्रदान किया। हाँ जी, तो देखो एक बार पुनः देखें कि जो डाल्टन है, उस डाल्टन ने भी अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कुछ उसने नियम प्रस्तुत किए, यानी कुछ बिंदु प्रस्तुत किए जो इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार डाल्टन के क्या नियम हैं और किस प्रकार से उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार भी सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं, बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को ही इसने क्या कहा, परमाणु नाम दिया। तो इसने पहला बिंदु क्या बताया, पहला बिंदु बताया कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य किससे निर्मित होते हैं विद्यार्थियों, परमाणु से निर्मित होते हैं, कि अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है, दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं विद्यार्थियों, समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट जो है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। और लास्ट है कि किसी भी यौगिक
में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आगे समझ में। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार उसके क्या गुण, उसने क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, उसके बारे में अध्ययन कीजिए। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा कि इन तत्वों में जो भी परमाणु है उन परमाणु के जो तत्व हैं उन तत्वों का नामकरण कैसे किया। तो तत्वों का नामकरण कुछ तो उसके लैटिन भाषा के शब्द के आधार पर, और कुछ उसमें जो जहाँ जिस स्थान पर वो पाए गए उसके आधार पर, और कुछ तत्वों का उनके रंग के आधार पर क्या किया, नामकरण किया। जैसे हम बात करें और उनका प्रतीक भी दिया। एक यहाँ पर एक संस्था है और उस संस्था की हम बात करें, वो संस्था क्या है, वो संस्था है IUCN। क्या है विद्यार्थियों, IUCN। उस IUCN संस्था के द्वारा इनका नामकरण किया जाता है, और वो नामकरण जब हो जाएगा, वो नामकरण करने का काम जो कौन करती है, वो संस्था ही करती है। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। अब हम बात करें जैसे ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, तो जैसे ये जैसे कॉपर है तो कॉपर को साइप्रस कहा, कॉपर को क्या कहा, साइप्रस कहा। इसी प्रकार से अगर रंग के आधार पर देखें तो गोल्ड का पीला, और पीला। अब इसमें ये कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक ऐसी संस्था है जो तत्वों के प्रतीक और उनके अंग्रेजी भाषा में नामों के अक्षरों को प्रदर्शित करने का काम करती है। आगे समझ में। आगे हम बात करें, आगे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करें, यह परमाणु द्रव्यमान में अगर हम बात करें तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान इतनी कोई ख़ास बात है नहीं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो परमाणु के बाद में आता है अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह है जो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात वे परस्पर आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी भी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। आया कि नहीं है समझ में। तो ये क्या होता है विद्यार्थियों, अणु होता है। आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों, हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं पर लेकिन हमें उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है जहाँ से क्वेश्चन आता है और जहाँ स्पष्ट जिसका हम स्पष्टीकरण आसानी से कर सकते हैं और जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है रासायनिक सूत्र का लिखना। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उस रासायनिक परिवर्तन को उनके यौगिक या तत्व के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक के जो तत्व होता है उसको सूत्रों के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। तो किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता यदि हमें पता है तो हम आसानी से क्या है उसका सूत्र लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, रासायनिक सूत्र का लिखना। जैसे ये आयन हैं, ये आयनों से हमें क्या निकाल सकते हैं, उनका क्या निकाल सकते हैं, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं। और संयोजकता निकालने के बाद में ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, सूत्रों निकाल सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। क्या होता है विद्यार्थियों, HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन संयोजकता क्या होती है, +1, क्लोरीन क्या होती है, -1। तो -1 क्या होती है, -1 क्या होती है विद्यार्थियों, -1 किसकी संयोजकता क्या होती है विद्यार्थियों, -1 होती है। तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे और हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और S, हाइड्रोजन संयोजकता क्या होती है, वही +1 और सल्फाइड क्या होती है, -2। क्या होती है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में 2 और S के साथ में 1, तो H2S क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, मैंने आपको लगभग इसकी जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और यदि हम बात करें आगे, इसमें एक चीज़ और है, सूत्र इकाई द्रव्यमान और इसके बारे में, तो ये न्यूमेरिकल लेकर मैं एक बार पुनः फिर उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर और मेरे को ज़रूर अवगत कराएं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप यूट्यूब चैनल बने रहिए, आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।